नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस को। और ये शुरू होता है आर्टिकल 352 से और कवर करता है आर्टिकल 360 तक। ठीक है जी। तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352 में बताई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि भैया तीन कारण हो सकते हैं। या तो वॉर हो, मतलब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो, या फिर कोई युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, दूसरा एक देश जो है वो हमला करे जा रहा है बिना किसी युद्ध को डिक्लेयर करे। एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, मतलब देश के अंदर ही कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हथियारों के साथ रेबल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन इस नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के, यानी कि यूनियन कैबिनेट जो है वो रिटर्न एडवाइस करेगी, रिटर्न में देगी अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को कि भैया एक सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे देश के ऊपर और आप जो है प्रोक्लेम कर दीजिए नेशनल इमरजेंसी। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। जब भी वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में करेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे, और आर्म्ड रिबेलियन के केस में हम उसे इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। और जब ये प्रोक्लेमेशन पास किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 दिन तक होती है। इन 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये जो प्रोक्लेमेशन है उसको अप्रूव करना होता है। तो अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी हो जाती है 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, या फिर वो 30 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जो टोटल मेंबरशिप है लोकसभा और राज्यसभा की, उसका 50% जो लोग हैं वो इसके फेवर में वोट करें, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 महीने की हो जाएगी। और 6 महीने बाद भी अगर सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आता है तो 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट अप्रूवल दे सकती है और फिर से ये 6 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से ये इनफाइनाइट समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी इसको खत्म कैसे करा जाएगा? देखो, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिवोक कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई है तो वो रिवोक कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के अलावा लोकसभा भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि हमने जिस कारण से इमरजेंसी लगाई थी वो कारण अब नहीं है, अब सिचुएशन ठीक हो चुकी है, तो अब इसको हटा देना चाहिए। तो रेजोल्यूशन पास करके जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास होगा उसी दिन से इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। आर्टिकल 358 में बात की गई है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो आर्टिकल 19 में जो भी 6 फ्रीडम्स आपको मिलती हैं, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो भी आपकी फ्रीडम है, या कहीं घूमने की भारत में, या कहीं पे रिसाइड करने की, सेटल होने की, या फिर कोई भी एसोसिएशन में भाग लेने की, या अपनी एसोसिएशन बनाने की, या फिर प्रोटेस्ट करने की, ये सभी जो भी फ्रीडम्स होती हैं, ये सभी की सभी फ्रीडम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते पाए जाते हो तो आपको जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम्स को सस्पेंड कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी में, और इसके लिए कोई अलग से बोला नहीं जाता, प्रोक्लेमेशन नहीं दिया जाता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आर्टिकल 359 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि किसी भी और फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है तो उसको भी वो सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल्स इसके अंदर एक्सेप्शन में आते हैं, आर्टिकल 20 और 21। इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़ करके जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी को प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इसका क्या फर्क पड़ता है। देखो, आर्टिकल 353 में कहा गया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो सेंटर डायरेक्शंस देगा, डायरेक्टिव्स पास करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना है। और साथ में स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है जी। तो ऐसे केस में जो पावर है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की, वो सेंटर के पास चली जाती है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी जो हमारे देश में लगाई गई थी 1975 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस केस में बहुत सारा मिसयूज उन्होंने किया था उस इमरजेंसी प्रोविजन का। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट पास किया गया था 1978 में, जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे। मेनली 4 पॉइंट से पहला कि पहले नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं था। तो सरकार किसी भी एक्टिविटी को इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर करके और इमरजेंसी लगवा सकती थी प्रेसिडेंट से। तो इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस के शब्द को बदलकर हमने कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि प्रोटेस्ट होगी, रिबेलियन होगा और साथ में हथियारों के साथ होगा, तभी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लगाया जा सकता। दूसरा प्रोविजन क्या बदला गया कि पहले जो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के लिए, उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती थी, लेकिन बाद में इसको बदल करके स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया गया। ठीक है जी।
तीसरा है आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान भी डाला गया, यानी कि हैबियस कॉर्पस का जो रिट है उसको भी इशू किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है जी। चौथा है कि अगर जो प्रेसिडेंट ने जिस रीज़न के आधार पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है वो अनरीजनेबल है या कोई भी उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके का अगर सवाल उठता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखा गया है। पहले वो ऐसा नहीं था, आप प्रेसिडेंट के रीज़न को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कोर्ट्स क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से ये कुछ बदलाव थे 44th अमेंडमेंट के अंदर 1978 में लाए गए थे, ताकि जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसका मिसयूज ना हो। अगली बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। आर्टिकल 356 में दिया गया है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। इसमें कहा गया भैया कि प्रेसिडेंट को अगर गवर्नर एक रिपोर्ट पेश करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अवमानना कर रही है, संविधान के प्रावधानों को नहीं मान रही है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को बिना किसी रिपोर्ट के भी अगर ऐसा लगता है किसी भी और कारण से कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है किसी स्टेट में, तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। और तीसरा कारण जो है वो आर्टिकल 365 में दिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि अगर सेंटर के डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल जो है वो डिक्लेयर करा जा सकता है। ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट रूल जब डिक्लेयर करा जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी? उसकी वैलिडिटी होगी 2 महीने की। और अगर इन 2 महीने में पार्लियामेंट उसे अप्रूवल दे देती है तो ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती है तो वो 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट से यहाँ पर हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए प्रेसिडेंट रूल के केस में। ठीक है जी। नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, और यहाँ पर 6 महीने के लिए ही यहाँ पर भी एक्सटेंड किया जाएगा डेट ऑफ इशू से जो प्रेसिडेंट रूल को, और अगर उसको रिन्यू करना है तो 6 महीने बाद फिर से अप्रूवल चाहिए होगा, जो कि सिंपल मेजॉरिटी द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते हो किसी भी कंडीशन में। मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी गई है कि 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और पहली बार जब आपको अप्रूवल चाहिए तो 6 महीने का मिल जाएगा। 6 महीने के बाद जब दोबारा अप्रूवल चाहिए, यानी कि 1 साल तक का आपको एक्सटेंड करनी है इमरजेंसी, तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन 1 साल से ज़्यादा अगर आपको जो स्टेट इमरजेंसी लगानी है या प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो ऐसे केस में 2 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। या तो देश में, पूरे देश में, या देश के किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप कर सकते हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कह देती है सेंटर को कि भैया हमारे बस की नहीं है अभी जो कंडीशन चल रही है स्टेट के अंदर कि हम वहाँ पर इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन अगर नहीं करवाए जा सकते हैं तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड 1 साल से ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, नेशनल इमरजेंसी में हमने बात कही थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड करा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेसिडेंट रूल में कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है जी। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं और लोकसभा भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है रिवोक करने के लिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिवोक कर सकते हैं। तीसरा ये है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, यानी कि जो भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाती है प्रेसिडेंट रूल के समय पे, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में वो डिसॉल्व नहीं होती है। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो सारी की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, और प्रेसिडेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं? गवर्नर की मदद से संभालते हैं। ठीक है जी। और जो अगर कोई भी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है उस समय पे, तो पार्लियामेंट स्टेट के लिए कानून बनाती है। अब बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 में इसकी चर्चा की गई है और आज तक के इतिहास में भारत में इसको कभी भी नहीं लगाया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है भैया? प्रेसिडेंट को अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट है वो ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो थ्रेटेंड है किसी तरीके से, मतलब पैसे की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, इकोनॉमी बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे गिर चुकी है, अब हम अपने खर्चे संभालने के लिए अगले कुछ दिन तक भी सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे केस में जब भी ऐसा कोई ग्रेव सिचुएशन आती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 महीने की होगी, और 2 महीने में अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि कब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी। ठीक है जी। वो अनंत काल तक रह सकती है जब तक भी वो सिचुएशन नहीं सुधरती है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो दोनों ही सदनों से चाहिए होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अच्छा, प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन टू सीज फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को सीज करने के लिए, कभी भी खत्म करने के लिए
प्रोक्लेमेशन दे सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और इसके असर क्या होते हैं, क्योंकि अब तक लगी नहीं है तो किसी को असर भी नहीं पता है, तो असर की हम इफेक्ट्स की हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये बताएगी कि उसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स उसे अडॉप्ट करने होंगे और किस तरीके से उसे अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ठीक है जी। अगर कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल पास करना है स्टेट गवर्नमेंट को तो उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलना जरूरी होगा। जब तक प्रेसिडेंट अपना असेंट नहीं देते हैं वो पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे की किल्लत है ना, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को ये लिबर्टी उससे छीन रहे हो कि आप पैसे में कोई भी लेन देन करना चाहते हो, कोई भी बिल पास करना चाहते हो तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन लेना होगा। तीसरा ये है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी है या पेंशन है या जो अलाउंस है उसको आप या तो कम करिए या तो रोक दीजिए, ऐसा डायरेक्शन दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने भी एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा कर सकती है, उनकी सैलरी, पेंशन या अलाउंस को कम कर सकती है और रोक भी सकती है। इसी के साथ हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों ही टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं, खत्म होते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।